नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हरी ग्लोबल स्टडीज़ में स्वागत है। तो आज जो हमारी क्लास है वो थ्योरी की दूसरी क्लास है। तो हम लोग बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोलर का सिद्धांत। तो कोलर ने किस पे सिद्धांत दिया था? कोलर ने चिंपैंजी पे अपना सिद्धांत पूरा किया था। कोलर का सिद्धांत का नाम था इनसाइट थ्योरी लर्निंग। कोलर का सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी इनसाइट थ्योरी ऑफ कोलर। प्रवर्तक कौन थे इसके? गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे? मैक्स वर्दिमर। और आपके कोफका थे, ये विकासकर्ता थे। और कोहलर इनके विकासकर्ता भी कोहलर भी थे। तो जो आपका गेस्टाल्टवाद है वो गेस्टाल्टवाद मैक्स वर्दिमर जो हैं इन्होंने ही इनके प्रवर्तक है। बाकी इनके जो साथ देते थे यानी विकासकर्ता थे वो कोफका और कोहलर हैं। जो आपका होल, ठीक, होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, इनका मूल विचार था। यानी अर्थात किसी समस्या को टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्र रूप यानी होल सिचुएशन में समझना चाहिए आपको। उसी को बोलते हैं इनसाइट। सूझ का अर्थ क्या है? जब किसी समस्या का समाधान अचानक यानी सडनली अगर आप कोई समझ में अगर कोई चीज़ अगर आपको आ गई अचानक से, उसको हम लोग बोलते हैं सूझ यानी इनसाइट। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप पेपर में बैठोगे तो कुछ चीज़ें अगर आपको हो सकता है आपके दिमाग से स्लिप हो जाए, फिर अचानक से आपको याद आता है अरे इसका आंसर तो ये होगा, तो इसको बोलते हैं इनसाइट। गुड ने क्या बोला? इनसाइट इज सडन इमीडिएट एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग। जो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सिचुएशन, सिचुएशन की जो सही आप अंडरस्टैंडिंग यानी समझ उत्पन्न होती है, वो किसने बोला? गुड ने बोला। सडन रियलाइजेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी अगर अचानक से कोई रियलाइजेशन होता है और सडन आपके प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं, तो किसने बोला? एडनरसन ने बोला। ये परिभाषा बताई थी किसकी? इनसाइट की। कोहलर ने कहा इनसाइट मीन सडनली ग्रेस्पिंग द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तब अचानक से आप किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ग्रेस्प कर लेते हो, ठीक है, उसी की जो इनसाइट, उसी को क्या बोलते हैं? इनसाइट बोलते हैं। किसने बोला था? आपके कोहलर ने। गेस्टाल्ट ये कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है होल यानी कंप्लीट पैटर्न यानी समग्र एवं पूर्ण रूप। इसको क्या बोलते हैं? इनसाइट। इनसाइट का मतलब आपका होल से ही रिलेटेड होता है। कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसमें क्या है आपका? मैक्स वर्दिमर जिसे कौन है आपके प्रवर्तक हैं गेस्टाल्ट थ्योरी के? तो गेस्टाल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है आपके? मैक्स वर्दिमर। बाकी कोफका एंड कोहलर क्या है? सिद्धांत के विकास करता है। गेस्टाल्ट एक जर्मन वर्ड है। इसका मतलब होता है होल यानी कंप्लीट पैटर्न यानी समग्र एवं पूर्ण रूप। अगर इसका आप मेन आइडिया देखते हो, मेन आइडिया क्या है? होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, यानी होल क्या है आपका? एक ग्रेटर। आपने पहले भी दिखाया था कि वही सेम चीजें लिखी, बहुत ज्यादा अलग कुछ नहीं है, खाली इसमें जो की पॉइंट आपके अलग हैं। समग्र को होल यानी समग्र में देखना कहते हैं। इनसाइट को अचानक समाधान की समझ बोलते हैं। लर्निंग थ्रू अंडरस्टैंडिंग यानी समझ के द्वारा आप सीखते हो कोई चीज। परसेप्शन और ऑर्गेनाइजेशन अगर आप रखते हो तो क्या आपका बनेगा? इनसाइट होगा। और ट्रायल एंड एरर से बेहतर अधिगम इनसाइट लर्निंग होती है। सीखना अवबोध प्लस बुद्धि प्लस अनुभव से होता है हमारा। बाकी ये जो आपकी चीज़ें हैं ये उसी में लिखी है। देखिए दो पिक्चर मैंने इसलिए लगाई है कि इसको अगर इमेज में थोड़ा अच्छा लग रहा हो, थोड़ा कलरफुल इमेज से पढ़ सकते हो। चीज़ें वही हैं, दोनों में चीज़ें वही हैं आपकी। अच्छा, जो कोहलर ने आपका जो सिद्धांत ये किया था वो चिंपैंजी का नाम क्या था? चिंपैंजी का नाम सुल्तान था। सवाल आता है आपका। अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इनसाइट यानी सूझ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? बुद्धि, अनुभव, समस्या का आपका प्रकार होता है, प्रयास होता है, एक्चुअलाइजेशन यानी प्रत्यक्षीकरण होता है। बाकी दोष में अगर आप देखोगे तो सभी प्रकार के अधिगम लर्निंग यानी लर्निंग की व्याख्या नहीं कर सकता है। समय एवं धन आपका अधिक लगता है। छोटी कक्षाओं एवं मंद बुद्धि यानी स्लो लर्नर छात्रों के लिए कम उपयोगी होता है। अत्यधिक आदर्शवादी है माना जाता है। आपकी जो सिद्धांत है दोष है, ठीक है। इसमें बाकी अगर आप देखोगे एजुकेशनल यानी शिक्षा में उपयोग इसका क्या है? तो विषय को समग्र रूप से प्रस्तुत करना ही क्या है? इनसाइट थ्योरी का मेन सिद्धांत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान पर बल देना। बालकों को मानसिक रूप से तैयार करना यानी बच्चों को क्या करना है? मेंटल रेडीनेस में रूप से तैयार करना है। क्लियर ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य आपके स्पष्ट होने चाहिए। यूज ऑफ प्रीवियस नॉलेज यानी पूर्वानुभव का उपयोग करना चाहिए। क्यूरियोसिटी डेवलपमेंट यानी जिज्ञासा को बढ़ावा देता है आपका। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग यानी रटने के बजाय आपको क्या करना है? समझने पर ध्यान देना है। यूजफुल फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस यानी गणित एवं विज्ञान में आपका ये क्या है? विशेष उपयोगी है। तो अगर इसको आप समझेंगे, यहाँ गेस्टाल्ट थ्योरी की कुछ स्टेजेस हैं, टोटल 5 स्टेजेस हैं। इसको हम लोग याद करते हैं GBTOR। GBTOR, जी से हमारा गोल यानी पहले क्या होगा? लक्ष्य। तो लक्ष्य प्राप्त करने के आपके अंदर पहले इच्छा होनी चाहिए। फिर अब जब इच्छाएं होंगी तो कई सारी बाधाएं आएंगी, बैरियर होगी। लक्ष्य तक पहुंचने में कई सारी कठिनाइयां होंगी। फिर तनाव आपको होगा, समस्या का क्या होगा? चिंतन मनन होगा। फिर आप संगठन एक बनाएंगे यानी संपूर्ण परिस्थितियों का क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे। और फिर आप पुनः संगठन करेंगे, इसमें क्या होगा? अचानक सूझ प्राप्त होगा और आपका समाधान क्या हो जाएगा? मिल जाएगा।
तो कोलर को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, स्मार्ट से। कोलर कैसे थे, स्मार्ट। स्मार्ट यानी एस से सडन सोल्यूशन, यानी अचानक आपको सोल्यूशन मिलेगा। एम से मेंटल अंडरस्टैंडिंग। ए से आहा एक्सपीरियंस। जब चिंपैंजी को जो जैसे केले वगैरह रखे गए थे चिंपैंजी को खाने के लिए, तो उसको वो केले प्राप्त हो जाते हैं, तो उसको आहा वाली फीलिंग बोलते हैं। ठीक है, आहा। जैसे आपको कोई चीज़ अगर मतलब बहुत आप मेहनत करने के बाद आपको कोई चीज़ अगर आपको मिलती है तो मुंह से क्या निकलता है, आहा क्या बात है। ठीक है, तो आहा एक्सपीरियंस है ये। ठीक। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिचुएशन, यानी यहाँ रीऑर्गेनाइजेशन होता है उन सिचुएशन का, परिस्थितियों का। और थिंकिंग बेस्ड लर्निंग, यहाँ पे थिंकिंग यानी चिंतन आधारित होता है। अगर ये सब टर्म अगर आपको दिखते हैं तो किससे रिलेटेड है, इनसाइट थ्योरी से रिलेटेड है। यानी अचानक का सूझ का समाधान होना क्या है हमारा, इनसाइट लर्निंग ही है। ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों पॉइंट को याद रखना है। जैसे आपका आप देखिए यहाँ आपका क्या कोलर का प्रयोग में अगर आप देखोगे सुल्तान नाम का चिंपैंजी था। ठीक, चिंपैंजी का नाम क्या था, सुल्तान था। ठीक है, अब इसमें था क्या, इसमें बनाना वगैरह थे, पिंजरे के बाहर रखा गया और दो छड़ियाँ ऐसी रखी गई थी जो आपस में जुड़ जाएं। तो पिंजरे के अंदर कुछ लकड़ियाँ रख दी गई थी। वो पहले बहुत प्रयास करता रहता है केला वगैरह पाने के लिए। ठीक है, 2-3 प्रकार के थे, एक बॉक्स वाला भी इसमें किया गया था। ठीक है, तो एक में क्या किया गया था, पिंजरे के अंदर इसको रखा गया और 2-4 लकड़ियाँ वहाँ रख दी गई। और लकड़ियाँ ऐसी थी, स्टिक ऐसी थी जो आपस में जुड़ जाती हों, वो छड़ियाँ। तो बाहर केले रख देगा। अब उसने बहुत सारा पहले हाथ ट्राई किया, यहाँ आप देख सकते हैं चिंपैंजी ने पहले हाथ और एक छड़ी से प्रयास किया, फिर असफल रहा, फिर कुछ समय तक परिस्थिति का निरीक्षण करता रहा, फिर अचानक दोनों छड़ियों को जोड़ दिया। भाई वो छड़ियाँ कैसी थी, आपस में जुड़ जाती थी, और जैसे छड़ी लंबी हो जाएगी तो उसने क्या पा लिया, केला पा लिया। ऐसे ही एक इसमें बॉक्स वाला भी था। बॉक्स वाले में क्या था कि ऊपर केला टांग जाता है और कमरे में इधर उधर बॉक्स रख दिए जाते हैं। तो अब ये चिंपैंजी क्या करेगा, पहले बहुत सारा सोचता रहेगा, उछल कूद करता रहेगा। केले जब नहीं प्राप्त होंगे तो एक बॉक्स लेके आएगा, उस पर खड़े उछलेगा, फिर 2 बॉक्स रखेगा, 3 बॉक्स, और पहुंच जाएगा। तो क्या है, आहा एक्सपीरियंस है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है इसका, सिद्धांत का, लर्निंग अकर्स थ्रू इनसाइट। यानी लर्निंग हमारी कैसे होती है, सूझ के द्वारा होती है। जो हमारी फीलिंग्स आती है अचानक से, सडन फीलिंग आती है, उसी के द्वारा हमारी लर्निंग होती है। नॉट मेयरली थ्रू ट्रायल एंड एरर। गलती से हम नहीं सीखते हैं, ट्रायल एंड एरर द्वारा नहीं सीखते, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा हम लोग इतना नहीं अच्छे से नहीं सीखेंगे जितना सूझ से हम सीखेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग रिक्वायर्स करता है परसेप्शन और ऑर्गेनाइजेशन में, जबकि होल सिचुएशन में बनाते हैं। इसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड करते हैं। वेट, सॉरी फॉर दैट। हाँ, सूझ अधिगम की विशेषताएं आपकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सडन लर्निंग यानी सूझ अचानक उत्पन्न होता है आपका। इंटेलिजेंस बेस होता है, यानी बुद्धि, आपका जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनसे अधिक विकसित होती है, उनमें अधिक विकसित होगा। आयु बढ़ने के साथ इंसाइट बढ़ती है, या संज्ञानात्मक कॉग्निटिव अधिगम है, या अवबोध पर आधारित होती है। इसे प्राप्त ज्ञान अपेक्षाकृत स्थायी भी होता है आपका, और बाकी सीखना यांत्रिक नहीं होता है, और बाकी समस्यात्मक परिस्थिति यानी प्रॉब्लम सिचुएशन आवश्यक है। पूर्व अनुभव पास्ट एक्सपीरियंस सहायक होते हैं, बाकी समाधान अचानक मिलने पर आहा वाली यानी यूरेका मूवमेंट उत्पन्न होता है। इसको यूरेका बोलते हैं, ई साहब आपका साइलेंट रहता है, यूरेका मूवमेंट। तो यूरेका मूवमेंट की बात कहाँ पे गई है, कही गई है तो आपके कोलर वाले सिद्धांत में गई है। कोलर के सिद्धांत का नाम क्या था आपका, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, या इनसाइट थ्योरी आप बोल सकते हैं, सूझ का सिद्धांत। चलिए हम लोग आगे थ्योरी की ओर बढ़ते हैं। आगे की हमारी जो अगली थ्योरी है वो है ब्रूनर की। अब देखिए ब्रूनर ने क्या दिया था, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में क्या था इनका, जेरोम ब्रूनर ने दी थी। ठीक, इसमें प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इनको, जेरोम ब्रूनर को, ये प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। मुख्य विचार इनका क्या था, बच्चा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से ग्रहण नहीं करता बल्कि स्वयं निर्माण करता है। यानी बच्चा क्या करता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, कंस्ट्रक्ट ओन नॉलेज। ठीक, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखने पर उन्होंने बल दिया है। और लर्निंग बाय डूइंग टर्म किसका है आपका, जॉन डीवी का है, लेकिन इन्होंने बल किसने दिया है, ब्रूनर ने दिया। बहुत सारे लोगों ने बोला है लर्निंग बाय डूइंग करके यानी करके सीखी है, लेकिन जो टर्म दिया गया है वो आपका किसने दिया, जॉन डीवी ने दिया है। बाकी डिस्कवरी लर्निंग, खोजपूर्ण अधिगम के समर्थक थे ये। तो अगर आपसे ये भी बोल सकता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना पूछे थे कि डिस्कवरी लर्निंग किसकी है, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी किसकी है, तो ब्रूनर की आपकी। ठीक, यानी इसका आप नाम, दूसरा नाम क्या है, डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी के नाम से भी आता है आपका। अब संज्ञानात्मक विकास कितनी अवस्थाएं बताई गई थी, 3 बताई गई थी। इसको याद करने के लिए क्या है तरीका है, EIS, इनएक्टिव का अर्थ होता है करके सीखना। इनएक्टिव का अर्थ क्या होता है आपका, करके सीखना। और आइकॉनिक का आपका अर्थ होता है चित्र देखकर सीखना, और सिंबॉलिक का अर्थ होता है भाषा और प्रतीकों से सीखना। अब ये क्या है ये देख लेते हैं। इनएक्टिव यानी सक्रिय प्रतिनिधि, इसमें 0 से यानी जन्म से 3 वर्ष चलती है। यानी बच्चा कैसे सीखेगा, क्रियाओं के द्वारा सीखता है। उदाहरण जैसे भूख लगने पर रोना होगा, वस्तु को पकड़ना हो गया, ठीक है, या आपका चलना सीखना है, तो ये सब किसके द्वारा होगा, इनएक्टिव में होता है। ट्रिक क्या है, एक्शन से इनएक्टिव, ए ऐसे ऐसे, एक्टिव एक्शन ऐसे याद कर लीजिए।
अगली हमारी आती है आइकॉनिक। आइकॉनिक यानी स्थूल प्रतिनिधि। ये 3 से 8 वर्ष से चलती है, यानी बच्चे इसमें कैसे सीखते हैं, चित्रों या और मानसिक प्रतिमानों से द्वारा सीखते हैं, यानी साइकिल का चित्र बनाना, वस्तुओं की मानसिक छवि बनाना, ये इमेज आपकी आइकॉनिक के द्वारा होती है। फिर आपका था सिंबॉलिक स्टेज यानी प्रतीकात्मक प्रतिनिधि। इसमें होता है 8 वर्ष के बाद की अवस्थाएं होती है। बच्चा भाषा, संकेतों और प्रतीकों द्वारा सीखता है यहाँ पे, जैसे भाषा है, गणितीय चिन्ह है, अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, यानी सिंबल से सिंबॉलिक, सिंबल से सिंबॉलिक, सिंबल सीख के द्वारा सीखेगा तो सिंबॉलिक में आ जाएगा। ब्रूनर के अनुसार बच्चा करके, देखकर और प्रतीकों के माध्यम से सीखता है आपका। देखिए आपको तीन कौन सी, EIS, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक। अब ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अगर आप देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इनके पॉइंट भी हैं, एवं उनको हम लोग देख लेते हैं कि ये किस प्रकार के पॉइंट हैं यहाँ पे आपके। देखिए आपके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, इसमें आपके टोटल 5 पॉइंट्स हैं। इसमें क्या है, अधिकतम अधिगम अनुभव। अधिगम अनुभव में क्या है, मैक्सिमम लर्निंग एक्सपीरियंस। खोज प्रवृत्ति विकसित करता है ये। शिक्षक सक्रिय होते हैं, ज्ञान का आदान प्रदान हो। भाई आपको अधिकतम अधिगम अनुभव होगा तभी तब बच्चों को ज्ञान दे पाएंगे। अधिगम बोध विकास होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन लर्निंग, विषय को आत्मसात कराना है आपको, स्तर के अनुसार ज्ञान देना है आपको। वास्तविक एवं उपयोगी प्रस्तुति, रियलिस्टिक प्रेजेंटेशन, यहाँ क्या है, विषय सरल, सहज एवं उपयोगी हो ऐसा पढ़ाना आपको। फिर पुनर्बलन का प्रयोग करते हैं, रीइंफोर्समेंट, यानी आंतरिक प्रेरणा को महत्व, सीखने की इच्छा विकसित करना, इसमें आप पाएगा पुनर्बलन थ्योरी में। विचारों को उत्तेजित करना, थॉट प्रोवोकिंग, तो रचनात्मक सोच यानी क्रिएटिव थिंकिंग बनाना है आपको, समस्या समाधान हो, नई संभावनाओं की खोज। ये कुछ पॉइंट्स हैं, 5 इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है, इनकी थ्योरी के ही अंदर आते हैं आपके ये पॉइंट्स। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, शैक्षिक निहितार्थ क्या है, लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, खोज अधिगम यानी डिस्कवरी लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी समस्या समाधान विधि, ठीक, भाषा विकास पर बल देते हैं, क्षमता एवं रुचि के अनुसार शिक्षण कराते हैं, रीइंफोर्समेंट का उपयोग करते हैं, सरल एवं उपयोगी विषय प्रस्तुत करते हैं, व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास का प्रयोग करते हैं। ये इनके क्या है, शैक्षिक निहितार्थ हैं। अब इस थ्योरी के कुछ दोष भी होंगे, तो बिल्कुल दोष हैं। हर विषय को डिस्कवरी मेथड से नहीं सिखाया जा सकता, बिल्कुल सही बात है। आप हर चीज़ थोड़ी ना कहते हो कि बच्चों से खोज के लाओ, सीधी सी बात है। आप हर चीज़ नहीं कहते हो बच्चों से जाओ खोज के लाओ। या सिद्धांत शिक्षक केंद्रित आपका अधिक माना जाता है, ये किस पर आधारित हो, शिक्षक केंद्रित ज़्यादा होता है। अंतर्दर्शी चिंतन यानी इंसाइटफुल थिंकिंग, यानी समान बच्चों के लिए कठिन भी हो सकता है आपका। अगर इनके सिद्धांत को एक पंक्ति में अगर आप समझोगे तो क्या है, ब्रूनर के अनुसार बच्चा करके, देखकर और प्रतीकों के माध्यम से क्या करता है, सीखता है, यानी डिस्कवरी लर्निंग, स्कैफोल्डिंग और स्पाइरल करिकुलम उसके अधिगम के आधार हैं आपके। कौन कौन से, डिस्कवरी लर्निंग, स्कैफोल्डिंग और स्पाइरल करिकुलम। स्पाइरल करिकुलम जैसे आपने देखा होगा स्पाइरल कॉपीज हमारी होती है, वैसे ये नहीं, उतार चढ़ाव होता रहता है। अब ये टर्म है क्या, इनको आप एक बार देख लीजिए। डिस्कवरी लर्निंग क्या है, खोजपूर्ण अधिगम, यानी बच्चों को स्वयं खोज कर सीखने का अवसर देना। यानी बच्चे खुद स्वयं खोज करके सीखेंगे तो क्या हो जाएगा, खोज विधि हो जाएगी, खोज अधिगम हो जाएगा। शिक्षक केवल मार्गदर्शन, गाइड करें, ठीक है, गाइडर बने एक प्रकार से। स्कैफोल्डिंग, मचान। अब देखिए स्कैफोल्डिंग आपने टर्म पढ़ा था किसमें, वाइगोस्की की थ्योरी में, लेकिन बट स्कैफोल्डिंग जो टर्म दिया है वो किसने दिया है, जेरोम ब्रूनर ने दिया है। तो सीखते समय दी गई अस्थायी सहायता क्या आपकी होती है, मचान होती है, स्कैफोल्डिंग। इसको हम लोग टेम्परेरी हेल्प के नाम से भी जानते हैं। सीखने के बाद सहायता धीरे धीरे क्या होती है, हटा ली जाती है, इसी हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेरी हेल्प। फिर आपका जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं, समय समय पर हम लोग क्या सहायता देते हैं। अब रेगुलर तो हाथ लगाएंगे नहीं भाई, सहारा दो, सीखने दो, फिर सहारा हटा लो, या आपका इसमें आ जाएगा। बाकी खोजो समझो सीखो, या डिस्कवरी लर्निंग में आ जाएगा। स्पाइरल में आपको बताया सर्पिलाकार यानी ऊपर नीचे होता रहता है। तो किसी विषय को बार बार अगर आप बढ़ती गहराई के साथ पढ़ाना स्टार्ट करोगे तो पुराना ज्ञान नए ज्ञान से जुड़ने लगता है, यानी बार बार पढ़ोगे तो गहराई से आप समझ जाओगे। फिर डेवलपमेंट रूल होता है, किसी भी अवस्था में किसी भी विषय को प्रभावी ढंग से सिखाया जा सकता है, किसी कोई भी अवस्था हो, ठीक। अब जैसे बहुत से लोग हैं जिनकी एजुकेशन बंद हो चुकी है, लेकिन अब वो जॉब की वजह से अब कर रहे हो तैयारी, तो क्या है आपका, तो किसी भी विषय में किसी भी अवस्था हो अब उसको चीज़ों को सीख रहे हो। बहुत सारे लोग सब्जेक्ट से डायरेक्ट सीख रहे हैं, तो यदि उसे बच्चे के स्तर के अनुसार प्रस्तुत किया जाए, लेकिन कब, जब उनको उनके स्तर के अनुसार प्रस्तुत किया जाए। स्तर के अनुसार शिक्षण सफलता ही आपकी क्या है, सुनिश्चित करेगी। ब्रूनर के साथ शिक्षण अधिगम की 3 बातें हैं, कौन कौन सी, ज्ञाता कौन कौन होना चाहिए, लर्नर, ज्ञान और ज्ञान ग्रहण प्रक्रिया होनी चाहिए। तो ज्ञाता कौन होता है, जब बच्चा ये क्या सीख सकता है। ज्ञान क्या है, कौन सा ज्ञान दिया जाना है। और आपका ज्ञान ग्रहण प्रक्रिया क्या है, किस विधि द्वारा सिखाया जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे, ज्ञान ग्रहण विधि। मुख्य उद्देश्य इनका क्या है, खोज, सहारा, पुनरावृत्ति और स्तरानुसार शिक्षण से ही वास्तविक समझ और विकास आपका संभव है। ये किसका आपका सिद्धांत था, ब्रूनर का सिद्धांत। जो अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आपकी थ्योरी आती है वो आती है आपकी कौन सी, प्याजे की थ्योरी। अब आप सब कंफ्यूज हो रहे होंगे, प्याजे की थ्योरी तुमने ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है।
पियाजे की जो थ्योरी आपकी है वो किस पे, अच्छा पियाजे की थ्योरी आई थिंक हो चुकी है, पियाजे की थ्योरी मैंने आपको कंप्लीट करा दी है आई थिंक। अभी नहीं, पियाजे की थ्योरी एक और आपकी होती है, कॉग्निटिव वाली तो हो चुकी है, अभी एक आपकी मॉरल में भी आएगी, वो अभी आप देखोगे। जहाँ कॉग्निटिव वाली मैंने करा दी है, तो आपकी जो अगली थ्योरी आती है बंडूरा, वो आपकी पियाजे की थ्योरी सबसे पहले ही आपके जो लेक्चर 1 था इसका थ्योरीज का, उसमें ही आपकी है। तो अब ब्रूनर के बाद हम लोग चलते हैं बंडूरा की तरफ। तो बंडूरा का जो सिद्धांत है वो क्या है, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। इन्होंने क्या बोला था, ऑब्जर्व करके देखना, ऑब्जर्व करके सीखना, यानी क्या है, आप अवलोकन करके देखते हैं। बच्चे क्या कैसे सीखते हैं, अवलोकन करके सीखते हैं। इन्होंने बच्चों को क्या बोला, अवलोकन द्वारा सीखते हैं बच्चे, यानी प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत इन्हीं का है। मुख्य विचार नहीं करता है, बच्चे केवल करके नहीं बल्कि देखकर भी सीखते हैं। बच्चे, इसे सोशल लर्निंग थ्योरी भी कहते हैं हम लोग, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। उसको क्या बोलते थे, डिस्कवरी लर्निंग। कौन है प्रवर्तक इसके, अल्बर्ट बंडूरा। किसके प्रवर्तक, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत के। सीखना, सीखना कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन यानी प्रेक्षण और इमिटेशन अनुकरण द्वारा होता है। बाकी यहाँ पे इन्होंने बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया था 1961 से 63 में। इसमें कहाँ किया था, आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया था। क्या बच्चे केवल, इसका जो प्रमुख उद्देश्य थे वो आपके 3 प्रश्न यहाँ इनका पूछने का मतलब था कि उद्देश्य क्या है। क्या बच्चे केवल देखकर व्यवहार सीख सकते हैं, क्या बच्चे आक्रामक व्यवहार का अनुकरण करते हैं, क्या बिना पुरस्कार या दंड के भी सीखना संभव है। इन चीज़ों को जानने के लिए उन्होंने क्या किया था, अपने सिद्धांत बनाया था। अब इन्होंने क्या किया, प्रयोग की प्रक्रिया में 3 प्रकार के ग्रुप रखे। एक कौन था, एग्रेसिव यानी आक्रामक। दूसरे थे आपका गैर आक्रामक यानी नॉन एग्रेसिव। तीसरे थे आपके नियंत्रण समूह यानी कंट्रोल ग्रुप। अब एग्रेसिव में मॉडल में ग्रुप में क्या था, इसमें एडल्ट ने बोबोडॉल को हथौड़े से पीटा, लात मारी, गुस्से वाले शब्द बोले। यहाँ बच्चों ने भी वही आक्रामक व्यवहार दोहराया। तो भाई सीधी सी बात है, अब ये सब कर रहे हैं बच्चा, उसको देखकर सीख रहे हैं। नॉन एग्रेसिव में क्या है, एडल्ट शांति से खिलौने से खेल रहा था, तो बोबोडॉल को भी उन्होंने क्या किया, नहीं छुआ, वो भी खेलने लगे उसी के साथ। तो बच्चों ने भी शांत व्यवहार दिखाया। यहाँ पे कंट्रोल ग्रुप में क्या, नियंत्रण समूह में किसी मॉडल को नहीं देखा गया, यानी मॉडल को ही नहीं दिखाया गया, ये कंट्रोल ग्रुप में आ गया। अब देखिए, एक होती है आपकी फ्रस्ट्रेशन स्टेज, बंडूरा के द्वारा बताया गया है, यानी बच्चों को अच्छे खिलौने दिए गए और फिर खिलौने वापस ले लिए गए, तो बच्चों में थोड़ा क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, निराशा, यानी रोना धोना चालू कर देंगे, वो पीटने लग जाएं। ठीक है, आप लोगों माता पिता को, जैसे अगर आप आजकल देखते हो मोबाइल अगर बच्चे सब छीन लेते तो बच्चे क्या करते हैं, वो रोने लगेंगे, को पीटने लगे, हाथ पे चलाने लगे। अब देखिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन रूम में क्या क्या रखा गया, बोबो डॉल, हैमर और टॉयज। अब देखिए यहाँ पे ये बोबो डॉल है, ठीक, इसको बच्चे देख रहे हैं, तो खेल रहे हैं आराम से। यहाँ ऑब्जर्वर बैठे क्या कर रहे हैं, वो निहार रहे हैं। तो शोधकर्ता बच्चों का व्यवहार क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद बताएंगे बच्चे कैसे हैं, कि एग्रेसिव बिहेवियर देख रहे हैं, कैसा बिहेवियर बच्चे यहाँ पर रख रहे हैं। अब कुछ ये आपके वर्ड्स हैं जो आपको यहाँ इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, तो आपको अगर डिफिकल्ट हो इनकी मीनिंग समझने में। प्रेक्षणात्मक अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। सामाजिक अधिगम सिद्धांत को बोलते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। अनुकरण को बोलते हैं इमिटेशन। मॉडलिंग इसी बंडूरा थ्योरी की बात करते हैं। जब आपको ये बोबोडॉल लिया है, बोबोडॉल क्या है आपका, एक प्रकार का मॉडल ही है। आक्रामक व्यवहार यानी एग्रेसिव बिहेवियर, आक्रामक व्यवहार मतलब एग्रेसिव बिहेवियर। ध्यान यानी अटेंशन, स्मृति यानी रिटेंशन। अनुकरण क्षमता यानी मोटर रिप्रोडक्शन। प्रेरणा यानी मोटिवेशन, और पुरस्कार यानी रिवार्ड, और दंड यानी पनिशमेंट आपका। शैक्षिक निहितार्थ क्या है, शिक्षक आदर्श मॉडल यानी रोल प्ले यानी रोल मॉडल बने, सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शित करें, अच्छे उदाहरणों का प्रयोग करें, बच्चों के सामने उचित व्यवहार रखें, समूह अधिगम को बढ़ावा दें, सकारात्मक वातावरण तैयार करें। इससे क्या होगा, शैक्षिक निहितार्थ आपके शिक्षा में प्रयोग होते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, सभी व्यवहार केवल ऑब्जर्वेशन से ही नहीं खोजे जा सकते हैं। व्यक्तिगत अंतर इंडिविजुअल डिफरेंस में को कम महत्व इन्होंने दिया था। जैविक एवं आनुवंशिक कारकों की भूमिका को कम बताते हैं। अब इसकी ये आपकी प्रक्रियाएं हैं प्रेक्षणात्मक अधिगम की 4। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, आर्म, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। बंडूरा ने लर्निंग प्रोसेस में क्या था, आर्म, अटेंशन, रिटेंशन, मोटर रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। अब अटेंशन क्या है, ध्यान, व्यवहार को ध्यान से देखना, यानी बच्चा शिक्षक को पढ़ते हुए देखता है, तो ये क्या है आपका अटेंशन है। रिटेंशन क्या है, स्मृति, देखी गई चीज़ को क्या करता है बच्चा, याद रखता है, तो याद करने की चीज़ क्या आ जाएगी, स्मृति में, रिटेंशन में, यानी बच्चों को याद रहता है कि वो डॉल को कैसे मारा गया था। ठीक, फिर मोटर रिप्रोडक्शन आता है, यानी अनुकरण क्षमता, यहाँ व्यवहार को दोहराना होता है। जैसे आपको बच्चा भी वैसे ही क्या करेगा, किक मारेगा, बच्चा भी क्या करेगा, उसी प्रकार से किक मारने का प्रयास करेगा। फिर आपका आता है मोटिवेशन, प्रेरणा,
व्यवहार करने की इच्छा। यहाँ पे क्या होगा, यदि मॉडल को पुरस्कार मिले तो अनुकरण भी आपको क्या होगा, बढ़ जाता है। अब इसको वन लाइनर में आप समझोगे तो चिल्ड्रंस डू नॉट ओनली लर्निंग बाय डूइंग, दे ऑल्सो लर्न बाय वॉचिंग। बच्चे केवल करके ही नहीं सीखते बल्कि देखकर भी सीखते हैं। तो बंडूरा ने किस पे जोड़ दिया है, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन, मॉडलिंग, और इनकी चार जो प्रक्रियाएं थी वो कौन थी, आर्म। कौन थी, आर्म। अटेंशन, रिटेंशन, मेमोरी रिप्रोडक्शन और आपका मोटिवेशन। अब यहाँ पे इनका परिणाम क्या निकले इनके सिद्धांत का, एग्रेसिव ग्रुप में और नॉन एग्रेसिव ग्रुप में। एग्रेसिव ग्रुप ने क्या किया, डॉल को मारा था, लात मारी वगैरह, आक्रामक शब्द बोले, और नॉन एग्रेसिव वालों ने शांत व्यवहार व क्रम आक्रामकता दिखाई। अब इनका जो निष्कर्ष क्या निकला, मेन कंक्लूजन, बच्चे देखकर सीखते हैं। सीखने के लिए हमेशा रिवार्ड या पनिशमेंट जरूरी नहीं होता। दूसरों के व्यवहार का अनुकरण हमें किया जाता है। फेमस स्टेटमेंट क्या कहता है, लर्निंग कैन अकर्स थ्रू ऑब्जर्वेशन एलोन। प्रेक्षणात्मक अधिगम की चार प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ठीक, और इसमें क्या था आपका, वही आपका ARMM, सेम चीज़ें वही लिखी हैं, कुछ अलग नहीं लिखा है। इमेज को उसमें मुझे लगा ब्लर ना हो जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा अलग करके उसको लिख दिया। बच्चे केवल करके नहीं बल्कि देख कर भी सीखते। बच्चे कैसे सीखते हैं, ऑब्जर्व करके, नहीं देखना, याद रखना, दोहराना और प्रेरित करना। इसी के द्वारा क्या होगा, बच्चे सीखेंगे। ठीक है, चलिए हम अगली आपकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। अगली जो आपकी थ्योरी है वो कार्ल रॉजर्स की है, कार्ल रॉजर्स थ्योरी। कार्ल रॉजर्स ने ह्यूमनिस्टिक थ्योरी भी इसको बोलते हैं, या बोलते हैं पर्सन सेंटर्ड थ्योरी। ठीक, कार्ल रॉजर्स, ठीक, ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। मानवतावाद के प्रवर्तक थे ये। मानवतावाद यानी ह्यूमनिस्टिक, मानववादी जिसको हम लोग बोलते हैं। मानववादी मनोविज्ञान ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के प्रमुख प्रवर्तक कौन है, कार्ल रॉजर्स हैं। 1902 से 1987 में थे। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा या पर्सन सेंटर्ड थेरेपी के जनक भी कौन है, कार्ल रॉजर्स हैं आपके। सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है, प्रत्येक व्यक्ति में अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने तथा एक सफल एवं संतुष्ट जीवन जीने की जन्मजात क्षमता होती है। यानी एवरी इंडिविजुअल पोजेस एन इनेट टेंडेंसी टू ग्रो, डेवलप देयर पोटेंशियल एंड अचीव अ फुलफिल लाइफ। ये किसने बोला था, कार्ल रॉजर्स ने बोला था। अब इनके मुख्य अवधारणा की कुछ की कॉन्सेप्ट हैं आपके, 6 पॉइंट्स हैं। इनमें कौन कौन सा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार, स्व अवधारणा यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट, वास्तविक स्व यानी रियल सेल्फ, आदर्श स्व यानी आइडियल सेल्फ, और सामंजस्य यानी कॉन्ग्रुएंस, और असामंजस्य यानी इनकॉन्ग्रुएंस। क्या चीज क्या है, आत्म साक्षात्कार क्या है, व्यक्ति की अपनी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या है आपकी, आत्म साक्षात्कार। यानी व्यक्ति की अपनी सर्वोच्च क्षमता का तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, आत्म साक्षात्कार। यानी अगर उदाहरण में अगर आप देखोगे, एक छात्र अपनी प्रतिभा और रुचियों का विकास करके अपनी सर्वोत्तम उपलब्धि क्या करता है, प्राप्त करता है। स्व कॉन्सेप्ट, स्व अवधारणा क्या आपकी, व्यक्ति स्वयं को जैसा आपका समझता है और वैसा ही क्या करेगा, महसूस करेगा। यानी मैं कौन हूँ, हु एम आई। ठीक, ये क्या है आपका, एक सेल्फ कॉन्सेप्ट है। सेल्फ साक्षात्कार क्या है, व्यक्ति को अपनी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचने की प्रक्रिया पता है, हम वो किस तरीके से पहुंचेंगे भाई। ठीक, अपनी सेल्फ इंटरव्यू करके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करके, सेल्फ कॉन्सेप्ट में यानी खुद की अवधारणा निकालने प्रयास करके, मैं कौन हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, ये है। ठीक है, वास्तविक स्व क्या है, रियल सेल्फ, यानी वास्तव में मैं कैसा हूँ। ठीक है, शीशे के सामने खड़े हो जाता है, अरे मैं तो ऐसा दिखने में हूँ, ये है वो है, अपनी तारीफ करते हो या बुराई करते हो। ठीक है, वास्तविक स्व है, खैर बुराई नहीं करनी चाहिए, तारीफ ही करनी चाहिए अपनी। आदर्श स्व यानी आइडल सेल्फ क्या होता है, व्यक्ति जैसा बनना चाहता है वैसा भाई। आइडल एक उसका प्रॉपर एक आइडल होगा, आइडल रोल होगा, जैसा बनना चाहेगा उसके बारे में सपने देखेगा, चीज़ों के बारे में सोचेगा कि क्या प्रकार की चीज़ें होती हैं। क्या आपका होता है सामंजस्य यानी कॉन्ग्रुएंस जिसको हम लोग बोलते हैं। जब रियल लाइफ और आइडल सेल्फ में समानता होती है तब किसमें आता है, सामंजस्य में। व्हेन रियल सेल्फ एंड आइडल सेल्फ आर क्लोजली इमेज्ड होते हैं तब क्या होगा, सामंजस्य बैठता है यानी कॉन्ग्रुएंस होगा, यानी रियल सेल्फ और आइडल सेल्फ आपका होता है। फिर असमंजस में क्या है, इनकॉन्ग्रुएंस। जब रियल सेल्फ और आइडल सेल्फ में अंतर अधिक होता है तो क्या हो जाएगा, असमंजस हो जाएगा। रियल सेल्फ और आइडल सेल्फ में सामंजस्य नहीं बैठेगा, तनाव होगा, इससे चिंता होगी, असंतोष होगा, ताकि परिणाम निकलते हैं। सामंजस्य में आत्मविश्वास बढ़ता है, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है आपका। अब ये इनके कुछ पॉइंट्स हैं रॉजर्स के की टेकवे। रॉजर्स के अनुसार व्यक्ति को प्रेम, सम्मान, सहानुभूति और स्वीकार्यता मिलने पर वह स्वयं अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचता है। अकॉर्डिंग टू रॉजर्स, व्हेन अ पर्सन रिसीव्स लव, रिस्पेक्ट, एम्पैथी एंड एक्सेप्टेंस, ही मेजर्स हिज हाईएस्ट पोटेंशियल बाय हिमसेल्फ। इनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, सीखने की स्वतंत्रता बताते हैं, सकारात्मकता पर वातावरण, सकारात्मकता का अच्छा वातावरण की बात करते हैं, शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका बताते हैं, अनुभवात्मक अधिगम की बात करते हैं। ये क्या है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिवार्ड, यानी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिवार्ड
बच्चों को यहाँ पर देना चाहिए। यानी व्यक्ति को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। यानी कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए कि ये काम कर किया होगा तो हम तुमको ये करेंगे, हम तुमको तब ज़्यादा प्रेम करेंगे। माता पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं वही सेम पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, ठीक है। सेम चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। अगर उसमें अगर आपको थोड़ा ब्लर हो रहा हो तो आप इससे देख सकते हैं, सेम चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है आपका। तो जैसे कि आप अच्छा, टोटल मैं 4 ही थ्योरी लेकर के चलूँगा आपको, ठीक है। कार्ल रोजर्स तक ही आपके रखूँगा। अब यहाँ पे क्या, बिना आपके शर्त के सकारात्मक सम्मान देना, ठीक है। अब क्या है, कार्ल रोजर्स के द्वारा बताया गया था। यानी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिवार्ड की बात कहाँ कही थी, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में बात की थी। किसने कही थी, कार्ल रोजर्स ने। यानी व्यक्ति को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना और सम्मान देना चाहिए। यानी माता पिता बच्चे से गलती होने पर भी प्रेम और समर्थन का क्या रखें, बनाए रखें, समर्थन बनाए रखें। सहानुभूति, इम्पैथी होनी चाहिए। समानुभूति नहीं, सहानुभूति होनी चाहिए। सिंपैथी नहीं, इम्पैथी होनी चाहिए। इम्पैथी आपकी अच्छा टर्म है। दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझना, या आप ये भी कह सकते हो कि दूसरे व्यक्ति की, मतलब अपने आप को दूसरों की जगह रख करके सोचना, ठीक है। अगर आप मान लो कोई अगर प्रॉब्लम, अगर कोई भी इंसान है, अगर आप मान लो कहीं ऐसी सिचुएशन आप सोच रहे हो अरे ये मेरा साथ नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप उसको अपने आप को उसकी जगह रख करके सोचो तो हो सकता है आप भी करते हैं। तो ये क्या है, आपका एम्पैथी है एक प्रकार की। शिक्षा में योगदान क्या है सिद्धांत का, कार्ल रोजर्स के अनुसार स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। सीखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। सकारात्मक अच्छा वातावरण होना चाहिए। शिक्षक मार्गदर्शन की भूमिका निभाता हो। अनुभवात्मक अधिगम यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात इन्होंने यहाँ पर कही थी। अब शिक्षा की भूमिका कैसी होनी चाहिए, सहायक यानी फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता होना चाहिए। मित्रवत व्यवहार रखे टीचर। सहानुभूतिपूर्ण वातावरण प्रदान करे। विद्यार्थियों की स्वतंत्रता देना चाहिए। मतलब पूरी पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत स्वतंत्रता देनी चाहिए। सिद्धांत का अगर फ्लो चार्ट अगर आप देखोगे तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, अगर आपको रिवार्ड दिखेगा तब कार्ल रोजर्स की थ्योरी लगा दोगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की बात की थी। पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी सकारात्मक स्व अवधारणा। पर्सनल ग्रोथ यानी आत्मविकास की बात की। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार की बात ये यहाँ पर करते हैं। कार्ल रोजर्स किस सिद्धांत के जनक है, तो पर्सन सेंटर्ड थ्योरी। कार्ल रोजर्स किस मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। सिद्धांत का प्रमुख लक्ष्य क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। प्रमुख अवधारणा क्या है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिवार्ड। शिक्षा की भूमिका कैसी होती, सुविधादाता होती। शिक्षा का केंद्र क्या है, लर्नर एंड और स्टूडेंट। कार्ल रोजर्स ह्यूमनिस्टिक पर्सन सेंटर्ड थ्योरी थी। कार्ल रोजर्स और मानवतावादी एक व्यक्ति केंद्रित सिद्धांत की बात करते हैं। ये मानवतावादी मनोविज्ञान के प्रमुख प्रवर्तक हैं आपके। व्यक्ति केंद्रित चिकित्सा के जनक भी हैं। प्रत्येक व्यक्ति में अपनी क्षमताएं का पूर्ण विकास करने तथा एक सफल एवं संतुष्ट जीवन जीने की जन्मजात क्षमता होती है। ये टर्म किसके द्वारा बताया गया था, आपका कार्ल रोजर्स के द्वारा बताया गया था। तो आज आपकी क्लास यहीं तक है। सेकंड आपका ये सेकंड क्लास हो गई, ठीक है। बाकी अब आपकी फिर से हम 4 आपकी थ्योरीज लेकर के आएंगे आपकी क्लास थर्ड में। तो आप सभी का, अगर हमारे चैनल की वीडियोज़ अगर आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का बेल दबा दें आपको, ताकि आपको टाइम पे वीडियो मिलती रहे। क्योंकि बहुत से लोगों तो जिनको मालूम ही नहीं पड़ता कि वीडियो मैंने कब अपडेट की, क्योंकि इधर 1 से 2 दिन मेरा गैप हो गया था, क्योंकि मैं आपके लिए कंटेंट ही अच्छा, देखिए अब मेरा भी प्रयास रहता है कि मैं अगर आपको कुछ कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं पहले कुछ सीखूँ और कुछ नया सीख कर कुछ नया आपके सामने रखूँ। अब जैसे आप सभी देख रहे होंगे, जैसे पेड क्लासेस में आपको जैसे आप प्रॉपर पीपीटी के थ्रू समझाते हैं या एआई का यूज़ कर रहा है प्रॉपर, तो उस तरीके से मैं अगर आपको दे रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा समय चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा 1-2 दिन का गैप लेता ताकि आपको प्रॉपर वीडियोज़ में प्रोवाइड करा पाऊँ। तो मेरी अगर आप मेरी बात करते हो तो मेरी ओर से आपको प्रॉपर अच्छी सी वीडियो प्रॉपर मिलेंगी। तो आप सभी का अगर पसंद आती हैं वीडियोस पसंद आती हैं तो आप उसको लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।